ठीक है, तो ये चूना पत्थर लाइमस्टोन किस चीज का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, वोल्केनिक रॉक, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, इसका एग्जांपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन एक प्रकार का आप लोगों का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, बहुत सालों तक, ठीक है, जो छोटे छोटे कण मौसम की वजह से, वेदरिंग की वजह से टूटते हैं, फिर उनकी लेयर बाय लेयर बनती जाती है, उनके ऊपर में दबाव पड़ता है, ठीक है, फिर लेयर बनती जाती है, इसको बोला जाता है, जो लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स के अंदर में होते हैं ऐसे जो चट्टाने होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। लाइमस्टोन एक प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक का, अवसादी चट्टान का एग्जांपल है, ठीक है। कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक भी इसको बोल सकते हैं, कार्बोनेट, इसके अंदर में कार्बोनेट पाए जाते हैं, इस वजह से कार्बोनेटेड इसको बोला जाता है, ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। और लाइमस्टोन के ऊपर में मान लो कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, ठीक है, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा हीट डाली, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला आपने, ठीक है, तो पता है ये क्या बन जाएगा, ये रूपांतरित कायांतरित चट्टान हो जाएगा मार्बल के अंदर में, मार्बल। तो मार्बल या फिर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स संगमरमर जो है वो लाइमस्टोन से ही कन्वर्ट होकर बनता है, और मार्बल जो है एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन क्या है, अपने आप में एक अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन अगर इस पे हीट और प्रेशर डाला जाए तो वो क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। तो संगमरमर का कोई एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी से, आप लोग कमेंट के अंदर में बताइए। अरे संगमरमर का एग्जांपल बताइए जल्दी से, कहीं पे देखा है आप लोगों ने, सुना तो होगा, प्यार की निशानी, ताजमहल, ओके। मरने के बाद उसने बनाया था, खुशी में बनाया था कि दुख में, पता नहीं, अब मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है कि चल भाई, मतलब अब जो भी बनते जोक्स, अब मेरे पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं, आप लोगों के पास में होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ताजमहल जो है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। अब जो संगमरमर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मार्बल जो है वो एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जब भी ताजमहल देखने जाओ, मार्बल दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसको बताना कि तू पिछले जन्म में, मतलब पहले जो तू है क्या हुआ करता था, लाइमस्टोन हुआ करता था, चूना पत्थर हुआ करता था, तेरे ऊपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा, इस वजह से तू रूपांतरित होकर मार्बल बन गया, ठीक है। तो उसको भी पढ़ा के आना आप लोगों ने, ठीक है। आदित्य झा बोल रहे सर वो खुशी में ही बनाया होगा पक्का, आदित्य को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकों के लेखक है, ठीक है। द इंडिया वे, अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये अभी फिलहाल में हमारे भारत के विदेश मंत्री है, ठीक है, उनकी ये दो पुस्तक, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकें किसकी रचना है, तो ये रचना है हमारे, ठीक है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना परसेंट लोगों ने आंसर दिया था इसका, केवल 37% लोगों ने। अब आंसर बढ़ रहा है यहाँ पर मैं, जब मैंने बता दिया इसको, तो कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, एस जयशंकर। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आजकल इनको जो है काफी सारे लोग बोलते हैं कि ग्लिटरी आईज, इनके कई सारे वो बनती है ना, मैं अंधा नहीं कर रहा इनको, ठीक है, इनकी ऐसे वाली रील्स आप लोगों ने देखी है कि बहुत सारी रील्स वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह आते हैं इनके, जिसके आंखों के अंदर में वो चमक और टाइप का लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो बाद में संसद में इनका बहुत मजाक भी बना था इस चीज को लेकर कि इस तरीके की रील्स आपकी बनती है। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री है हमारे भारत के ये, ठीक है। इन्होंने इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दो पुस्तकें लिखी, द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, ये दोनों के दोनों पुस्तकें, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, मैं प्रैक्टिस करवा करवा के आपको याद करवा दूंगा। और आज हम आपके लिए जो है फ्रेंड्स जो फीचर्स लेकर आ रहे हैं, उनमें से दो फीचर्स ऐसे हैं जो आप लोगों के याद रखने की क्षमता को 20 गुना बढ़ा देंगे। तो 20 टाइम्स बढ़ाना चाहते हो आप लोग, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 20 गुना बढ़ जाए आपकी पढ़ने की क्षमता, 20 गुना आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाए, आप 20 गुना आप जो है आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओ, 20 गुना चांसेस बढ़ जाए कि आप लोग जो है टॉप रैंक के अंदर में आ जाओ। कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर करके बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर में कितने लोग हैं एक्टिवली जो एक्साइटेड है इन सारी चीजों के लिए, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये फीचर्स। तो वेट करिए, आज आपके लिए करूंगा, तो लाइव जरूर रहना है, आप लोगों ने जुड़े रहना है, ठीक है। आपको सारे के सारे फीचर्स बताऊंगा, क्योंकि जो अर्ली उसका यूज करने वाले लोग रहेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए भारत की अंतरिम सरकार कब बनी थी, ये सितंबर 1946 में, टू बी स्पेसिफिक 2 सितंबर 1946 में बनी थी, 2 सितंबर 1946 में ये अंतरिम सरकार बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब ट्रायल बॉल टाइप का था ये, अंग्रेजों के समय में एक सरकार टाइप का बना के दिया था हमको, भारतीय लोगों को धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे वो। तो गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था, तो हमारे भारत के गृह मंत्री कौन थे उसके अंदर में, ठीक है। तो गृह मंत्रालय किसके पास दिया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिए नहीं है वो, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। एग्जाम लायक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप इस सेशन को शेयर करते रहेंगे। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया बता देंगे, क्योंकि 1500 की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कौन से मंत्री थे, लियाकत अली, जॉन मित्थाई, ठीक है, जगजीवन बाबू जीवन राम, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की हुई है, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी जितने मामले थे उनके मंत्री, उसका मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रक्षा करनी है तो बल की जरूरत होती है, तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, बल की जरूरत होती है, ठीक है। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय जो है जॉन मथाई को दिया गया था। श्रम मंत्रालय, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री,
बाबू जगजीवन राम को, ठीक है, इनका नाम से लगता है बेचारे कितने श्रमिक इंसान होंगे, श्रम करने वाले मेहनत इंसान होंगे, श्रमिक बाबू जगजीवन राम बिहार से थे। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है फ्रेंड्स ये राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पहली इवन आजाद भारत में भी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी हमारे भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सचिव कौन थे ये बताना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी जल्दी से। संविधान सभा के सचिव, तो संविधान सभा हमारे भारत की, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है, इसका गठन किया गया था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर को और पहली मीटिंग, गठन का मतलब होता है कि नोटिफाई कर दिया कि भाई ये मेंबर है। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। संविधान सभा के सचिव कौन थे, सचिव का काम होता है सारी चीजों को मैनेज करना, सेक्रेटरी, ठीक है, जो हर चीज देख रहा है कि प्रॉपरली हो रही हो सारी चीजें। तो HVR अय्यंगर इसके सचिव थे, HVR अय्यंगर, ठीक है। BN राव सलाहकार थे, सलाहकार, ओके, एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर, ठीक है। HVR अय्यंगर संविधान सभा के सचिव थे। प्लीज ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे लोग इसके अंदर में जो उल्टा पुल्टा कर देते हैं या फिर उनको लगता है BN राव ही सब कुछ थे, नहीं, BN राव जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये संविधान सभा के सलाहकार थे और HVR अय्यंगर सचिव थे। ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। और अगर आपसे बोला जाए कि गठन कब हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का गठन, तो वो हुआ था 6 दिसंबर को। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। पहली मीटिंग के अंदर में अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, ठीक है, वो टेम्पररी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में परमानेंट अध्यक्ष कौन बन गए ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, परमानेंट अध्यक्ष, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, ओके। सेकंड बैठक कब हुई, सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर को और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन दूसरे नंबर की मीटिंग के अंदर में हुआ था, सेकंड डे, ठीक है। एक दिन बीच में छुट्टी थी, ठीक है, ये बढ़िया है यार इनका, एक दिन काम किया, दूसरे दिन छुट्टी, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन छुट्टी, 12 तारीख को छुट्टी, फिर 13 तारीख को मिले थे। 13 तारीख का भी इतिहास अपना है, वो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर में, मैंने पेड क्लास में पूरा डिटेल में बताया उसको। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी अगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पे HC मुखर्जी बैठेंगे चेयर पे, अगर HC मुखर्जी भी अवेलेबल नहीं है तो VT कृष्णमाचारी बैठेंगे चेयर पे, ये इसका मतलब था, ठीक है। BN राव संविधान सभा के सलाहकार और HVR अय्यंगर संविधान सभा के सेक्रेटरी। प्लीज लिखिए, जितना आप लोग लिख सकते हो कमेंट के अंदर में लिखिए, क्योंकि एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को याद करने के लिए रामबाण इलाज जो है टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेकर आया है। आपके तैयारी को 20 गुना बेहतर बनाने के लिए, इन सारी चीजों को याद रखने के लिए कुछ फीचर्स है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेंगी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जो अर्ली स्टार्टर रहेंगे उनका फायदा होने वाला है, ये याद रखिए आप लोग। नाउ संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, चलो अब आप लोग बताओ जल्दी से। सपनों वाली क्लास में आपने पढ़ाया था सर, देखिए यहाँ पर मैं बच्चों ने बताया भी है, सपनों वाली क्लास के अंदर में पढ़ा था। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन से, उनका देखिए फायदा कितना ज्यादा हो रहा है, उनको याद हो जा रही है चीजें। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एक तो थे HC मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे थे VT कृष्णमाचारी, ओके। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, BN राव जो है वो सलाहकार थे संविधान सभा के, ठीक है। HVR अय्यंगर सचिव थे संविधान सभा के सचिव और BN राव सलाहकार। तो ऐसे आप लोगों ने बार बार रिवाइज करते हुए इसको याद करते रहना है। केवल 5 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, 5, केवल 5। तो जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी। अब देखिए फ्रेंड्स शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध लड़े गए। एक युद्ध लड़ा गया था आपका 1539 के अंदर में और एक लड़ा गया 1540 में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड 2 युद्ध हुए थे, मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो युद्ध था वो था चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में। इसमें भी शेरशाह सूरी ही जीता था। और सेकंड नंबर का जो हुआ था वो हुआ था कन्नौज के अंदर में, कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये भी शेरशाह सूरी ही जीता था और हुमायूं को उसने हटा दिया था आगरा से और वो उसको भागना पड़ा था हुमायूं को, ठीक है। तो वो ईरान चला गया था हुमायूं को समय के लिए, 14 साल तक 15 साल तक लगभग वो फिर निर्वासन के जीवन में रहा, बाहर घूमता रहा हुमायूं, ठीक है। फिर अपनी सेना उसने इकट्ठा की और वापस आया था फिर। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी थी, तो 1540 के अंदर में, ये याद रखना है। अगर यहीं पे चौसा की लड़ाई कब लड़ी थी ये क्वेश्चन आ जाता तो आंसर क्या लगाते आप लोग, बताओ। चौसा की लड़ाई, चलिए। अब देखिए फ्रेंड्स हुमायूं जो है वो 1555 के अंदर में वापस आ गया था, 1555 में वापस आ गया, उसने वापस से अपनी गद्दी हासिल कर ली थी क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। मृत्यु कालिंजर के किले के अंदर में 1545 के अंदर में बम जो था ना, वो जो अस्त्रगाह था, वो बम वगैरह का निरीक्षण करने गया था, चेकिंग करने के लिए, एक बम फटाक से फूट गया, ठीक है। तो चोट लग गई उसको बहुत जोर से, तो कालिंजर के किले में उसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। 10 साल तक उसके जो वंशज है वो शासन करते रहे। हुमायूं जो है मौका देखकर 1555 के अंदर में वापस आ गया, लेकिन 1556 के अंदर तुम्हारे भाई जो था ये हुमायूं, ठीक है, इसको बहुत बुरी लत थी अफीम की,
अफीमची था ये, ठीक है। तो 1556 के अंदर में ये सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बेवक्त मृत्यु हो गई थी। अब वक्त तो होता नहीं है वैसे मृत्यु का, वैसा तो है नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम्हारी इतनी वैलिडिटी है, वैलिडिटी के पहले खत्म हो गया तुम्हारा रिचार्ज, लेकिन फिर भी अब मर गया। उस समय उसको नहीं था, उसने कोई अपनी बायोग्राफी वगैरह लिखी नहीं थी। तो हुमायूं नामा नाम से उसकी एक बायोग्राफी, हुमायूं नामा नाम से एक बायोग्राफी, वो उसकी बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए ओके नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? इसका असली नाम फरीद था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, फरीद नाम था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो बहुत सारी चीजों से, तो आज सेशन को जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज स्पेशली पूरी टीम, हर एक पर्सन ने आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए बहुत सारे फीचर्स की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और जो अर्ली स्टार्टर्स होंगे उनको कमाने का भी मौका मिलने वाला है। आप अर्निंग, आप लोगों को एक तरीके से समझ लीजिए जॉब मिल रही है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई करते करते जो है अर्निंग कर सकते हो। कैसे करेंगे, क्या होगा, सारी चीजें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो स्टार्टर, अर्ली स्टार्टर रहेंगे उनको ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है, तो भारतीय कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, शून्यकाल का अर्थ होता है कि जहां पर में इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे हैं, ठीक है, उनको उठाया जा सकता है 0 आवर के अंदर में। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अभी अर्जेंटली जिनको उठाना है, एक होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में क्या होता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आवर के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। पहला घंटा हमेशा क्वेश्चन आवर होगा संसद का, लेकिन क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद वाला जो होता है, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, ठीक बाद का जो समय होता है, ठीक है, उसको शून्यकाल बोला जाता है। और उसके अंदर में इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें सवाल जवाब नहीं होता, उसमें चर्चा होती है, ठीक है। तो पहला घंटा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट आवर हमेशा क्वेश्चन आवर होगा। क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद जो होता है वो 0 आवर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें तारांकित जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर में चर्चा की जाती है, ठीक है। और ये जो 0 आवर का कंसेप्ट है, ये हमारे संविधान, हमारे संसद में पहले से नहीं था प्रथा के अंदर में। ये शून्यकाल का कंसेप्ट 1962 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पहले केवल क्वेश्चन आवर का कंसेप्ट था कि क्वेश्चन आवर होगा, लेकिन क्वेश्चन आवर के बाद में 0 आवर या शून्यकाल भी आएगा, ये 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस समय में जो है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो चाहते थे कि संसद को और पावरफुल बनाया जाए, वो चाहते थे कि सांसदों को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, सवाल जवाब पूछने की प्रथा को आगे बढ़ावा देना चाहते थे। क्या आजकल की जो हमारी सरकारें होती है वो ऐसा करती है? क्या आजकल की सरकारें जो है, आप लोग जो हमारे सांसद है उन लोगों को ये प्रोत्साहित करती है कि आप इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे उठाइए, या फिर आप सिर्फ गुणगान करते रहिए? और किसी भी राज्य की देख लीजिए आप, राज्य की विधानसभा में, केंद्र में देख लीजिए, किसी भी पार्टी की हो, चाहे पिछली वाली थी सरकारें या अभी वाली, आजकल उनमें वो रहा ही नहीं वो चीज। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने बोला कि नहीं यार, सरकार उनको वहां पर में मौका मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है सरकार के जहन में नहीं है तो उसको उठाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। नाउ एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? लोकसभा बोलिए या फिर संसद के कितने सत्र होते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में स्पीड में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, और मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो। तो ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। आप वो बच्चे हो जिनका नाम न्यूज़पेपर में, टीचिंग परीक्षा जब वो पब्लिश करेगा ना आप लोगों के रिजल्ट के बाद में, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, तो वैसे आप लोगों का इतने रिजल्ट इतने होना चाहिए कि भाई पेजेस भर जाए लेकिन नाम खत्म ना हो। तो आप वो बच्चे हो जो लोग यहाँ पर में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो लोग बच्चे यहाँ पर में कमेंट में आंसर कर रहे हैं। देखिए, तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर में जो सबसे पहला सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन फरवरी मई के महीने में होता है। ये फरवरी से लेकर मई के महीने तक, बीच में थोड़ा सा गैप भी आता है। मानसून सेशन होता है आप लोगों का, ठीक है, जुलाई सितंबर में मानसून जब सीजन चल रहा होता है उस समय में। और एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, नवंबर से मिड दिसंबर में चलता है, सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि किसी भी हमारे भारत के संसद के सेशन के 2 सेशन के बीच में कितने समय से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता? कोई बता सकता है मुझे? ये अपने आप में क्वेश्चन है। अगर एक सेशन खत्म हुआ है और दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप, मतलब अगर हम 6 महीने का भी पकड़े तो कम से कम 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे साल में। बट अभी फिलहाल में ऑन अ सेफर साइड 3 सेशन होते हैं हमारे। लेकिन अगर संविधान में ये लिखी दिया गया डायरेक्टली कि 2 सेशंस के बीच में कम से कम मैक्स टू मैक्स 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आर्टिकल नंबर 108 जो है ये ज्वाइंट सिटिंग की भी बात करता है, ठीक है, संयुक्त सत्र प्रदान करने की बात करता है। संयुक्त सत्र का मतलब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगी, लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगी और साथ में मिलकर वो बिल के ऊपर चर्चा करके उसको पास करवाने की कोशिश करेंगी। आर्टिकल नंबर 108 में दिया है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है उसकी? संयुक्त सेशन, लोकसभा के भी सदस्य आ गए, राज्यसभा के भी सदस्य आ गए, अब उनकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति खुद आके करेंगे अध्यक्षता? वहां पर मैं ऑर्डर सब लोग बैठो भाई, बैठो बैठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, राष्ट्रपति करेंगे? नहीं,
वो अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो स्पीकर होगा, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर में राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करेगा, सभापति नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता ज्वाइंट सेशन की। इसी वजह से अगर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली राज्यसभा का उपसभापति के ऊपर में बात चली जाएगी, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करता, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 20 गुना तैयारी, 20 गुना फास्ट लर्निंग के लिए क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? इतने सारे आपके लिए फीचर्स जो आपको बाकी सभी लोगों से अलग बना देंगे, ऐसे फीचर्स जो आप लोग आज से स्टार्ट करोगे ना तो आप देखेंगे कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर में आपको अपने अंदर में फर्क देखने के लिए मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने अंदर में कुछ बदलाव देखोगे, अपना बेहतर वर्जन बनोगे। तो अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड, थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करके भी बता रहे हैं, मतलब ये इंटरेस्टेड बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनके अंदर में बदलाव आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? एक चीज मुझे बताओ, रैंक बूस्टर सेशन चल रहा है हमारा पेड क्लास में, कितने बच्चे रैंक बूस्टर सेशंस के अंदर में एनरोल है? क्या रैंक बूस्टर जो पेड बच्चे उनके लिए तो फ्री है बिल्कुल, ठीक है, पेड क्लास के जो बच्चे हैं अलग से भी आप ले सकते हो, लेकिन पेड वालों के लिए फ्री है। तो रैंक बूस्टर सेशन जितने बच्चे कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करके जल्दी देखिए कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, हाथ ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है, ठीक है। ये बच्चे हैं जो पेड क्लास में एनरोल्ड है और रैंक बूस्टर कर रहे हैं। आपको सीमा वाले जो प्रश्न है कितने प्रोवाइड किए हमने पेड क्लास में? सीमा वाले 5 क्वेश्चन, 6, 7, 10 की होंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे चलो ना, आपका ना मेरा 15 क्वेश्चन, चलो थोड़ा और बढ़ा देते, 20 क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, 50 सिर्फ सीमा वाले क्वेश्चंस। ये इस तरीके की हर एक जो प्रश्न बन सकता है 50 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं यहां पर में 50 क्वेश्चंस। तो ये है टीचिंग परीक्षा का पावर आपको आगे बढ़ाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार यहां पर में है, यहां से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है ये देखना है आप लोगों ने। ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, नागालैंड सीमा साझा करता है, मणिपुर और मिजोरम। सिक्किम जो है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए सिक्किम ये कैसे करेगा, आप खुद सोचिए ना, मैप थोड़ा सा दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए आप लोगों के। म्यांमार इधर है, सिक्किम इधर है, ठीक है, ये कैसे करेगा? दूर है बहुत ज्यादा। तो आप जो है एजुकेटेड गेस लगाकर आंसर लगा सकते थे इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो रैंक बूस्टर है उसके अंदर में भी हम लोग करेंगे। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। एईडीओ का भी कोर्सेस आपका लॉन्च हो चुका है, एईडीओ के अंदर में अधिकारी बनने का मौका है आपके पास में, ठीक है। बच्चों का इतना बढ़िया फीडबैक जो मिला है, 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास में मौका है, आज ही जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। भारत स्वतंत्र कब हुआ भाई? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है। उस समय में अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 के मेरठ अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, आचार्य कृपलानी जो थे, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और वही अध्यक्ष थे। 1947 में कोई चुनाव हुआ नहीं, 1948 तक वही थे। फिर 1948 के सेशन के अंदर में पत्ताभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं। पत्ताभी सीतारामैया ये वही है जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे, ठीक है। कब हारे थे? 1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का जेबी कृपलानी नहीं दिया है भाई। टीचिंग परीक्षा एग्जामिनर से भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस, ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है आज के क्वेश्चंस के अंदर में कि रियल आप लोगों की परीक्षा हो रही है? कितने लोगों को लग रहा है? इतना ई तो एग्जामिनर भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी है, ठीक है। जंग के मैदान में खून बहाने से अच्छा है अपना खुद का खून बह जाए, उससे अच्छा है उसकी तैयारी में पसीना बहा लिया जाए। जो बच्चा इस चीज को समझ गया वो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। वो बच्चा क्या करेगा? इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना पसीना बहाएगा। यहाँ पर पसीना बहाने का मतलब एक्चुअल में पसीना बहाना नहीं है, इतनी मेहनत करेगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाएगा कि जंग के मैदान में, मतलब एग्जाम के अंदर में जो है उसको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में वो फेल ना हो, एग्जाम के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो जंग के मैदान में अपना खून बहाने से अच्छा है कि उसकी तैयारी में आज पसीना बहा लिया जाए। क्या उसके लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट के अंदर में मेरे को बताओ, यस वी आर रेडी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। नाउ ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है इसकी पूरी लिस्ट आप लोगों को दी गई है, आगे में भी आप लोगों को सारा प्रोवाइड कर दूंगा। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। आचार्य जेबी कृपलानी जो है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट थे 1947 के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने। निम्नलिखित में से अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के अंतिम नवाब, ठीक है। तो अवध कहां पड़ता है भाई? तो देखिए अगर मान लो ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो ये उत्तर प्रदेश का अगर ये इलाका मान लूं मैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में ये इधर लखनऊ और उसके आसपास वाला जो इलाका है उसको अवध क्षेत्र कहा जाता है। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। उनकी वाइफ का नाम था, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत। अब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर कि डायरेक्ट उनकी वाइफ के ऊपर में चले गए आप, उनकी वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब वो एक्चुअल में उनकी वाइफ जो है वो लखनऊ से लड़ रही थी 1857 के विद्रोह के अंदर में, ये लड़ रही थी, इनका बेटा भी था, ठीक है।
नहीं तो बोलोगे कि सर डायरेक्ट वाइफ का नाम याद है आपको। वाजिद अली शाह की वाइफ थी बेगम हजरत महल, ठीक है, और वो लड़ाई